नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में पहुंच गई है। अगर यही स्थिति जारी रही तो दिल्ली में वायु गुणवत्ता का बेहद गंभीर स्तर उत्पन्न हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के दूसरे चरण को प्रारंभ कर दिया है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान क्या है और साथ ही वायु गुणवत्ता सूचकांक के अंतर्गत किन वायु प्रदूषकों का मापन किया जाता है, जिसके आधार पर ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान काम करता है, इन सभी पक्षों पर आज इन फोकस के प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हम किन पक्षों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले उस खबर को विस्तार से जानना है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसी के अंतर्गत हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या है, इसके द्वारा इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है और इसमें किन वायु प्रदूषकों को शामिल किया जाता है, जिसके आधार पर हम अपना एक ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान तैयार करते हैं और इसके आधार पर ही, इसके अलग अलग स्तरों के आधार पर ही हमने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के अलग चरण निर्धारित किए हैं। तो इन चरणों को भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही कहीं भी वायु प्रदूषण को कम करने के अंतर्गत नागरिकों की भूमिका किस प्रकार से स्थापित होती है, यह भी जानना महत्वपूर्ण है। तो इस पक्ष को भी जानेंगे और साथ ही उन 15 सूत्री कार्य योजना को भी जानने की कोशिश करेंगे जो दिल्ली सरकार ने अपने यहाँ वायु गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए शुरू किए हैं। इस 15 सूत्री कार्य योजना के बाद जानने के बाद आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से आप इसे जोड़ सकते हैं। उसके पर्यावरण संबंधी खंडों से जोड़ करके आप इसे पूरे टॉपिक को देख सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इन प्रोग्राम से आप जुड़े, इनका लाभ उठाएं। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है और सूचना यह है कि दृष्टि आईएएस संस्थान ने अपनी अलग अलग शाखाओं पर आईएएस हिंदी माध्यम के आईएएस फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ किए हैं। कई शाखाओं में ये कोर्स प्रारंभ हो चुके हैं जबकि कई अन्य शाखाओं पर ये कोर्स प्रारंभ होने वाले हैं। कहां पर प्रारंभ होने वाले हैं? जैसे हमारी दिल्ली स्थित करोल बाग शाखा में हिंदी माध्यम का आईएएस फाउंडेशन कोर्स 13 नवंबर से प्रारंभ होने वाला है, जिसका समय रहेगा दोपहर 3 बजे। उसी प्रकार से हमारी इंदौर स्थित शाखा में हिंदी माध्यम का आईएएस फाउंडेशन कोर्स 11 नवंबर से प्रारंभ हो रहा है और जिसका समय रहेगा शाम को 6:15 बजे। इन शाखाओं के पास अगर आप स्थित हैं तो इन शाखाओं में जाकर के अपने एडमिशन को सुनिश्चित जरूर कीजिए। साथ ही अगर आपको किसी भी प्रकार की दुविधा है तो आप 8750187501 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं और सफलता की दिशा में अपना पहला कदम बढ़ा सकते हैं। चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले खबर को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। आपने सुना होगा या देखा होगा अगर आप दिल्ली में रहते हैं कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता का स्तर लगातार गंभीर होता जा रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के दूसरे चरण को प्रारंभ किया है। एक हफ्ता पहले ही इसके पहले चरण को प्रारंभ किया गया था। इस पहले चरण के अंतर्गत कई निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए गए थे, जैसे 500 वर्ग मीटर या उससे अधिक के भूखंडों पर निर्माण गतिविधियां या किसी तोड़फोड़ को, विध्वंस को जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था जो सरकारी पोर्टल पर पंजीकृत नहीं थी। तो इस प्रकार के कदम पहले चरण में उठाए गए थे। अब दूसरा चरण प्रारंभ हुआ है। ये कब से हुआ? 22 अक्टूबर 2024 को सुबह 8 बजे ये दूसरा चरण प्रारंभ हो गया है। इसके अंतर्गत भी कुछ महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाए गए हैं जिससे दिल्ली में वायु गुणवत्ता के स्तर को बनाए रखा जा सके। किस तरह के प्रतिबंध है? जैसे भोजनालयों में तंदूरों सहित कोयले और लकड़ी के उपयोग पर इसके अंतर्गत प्रतिबंध लगाया गया है। आपातकालीन स्थिति को छोड़ करके डीजल जनरेटर सेट पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। उसी तरह से निजी वाहन के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए पार्किंग शुल्क भी बढ़ा दिया गया है ताकि निजी वाहनों के उपयोग को संतुलित किया जा सके, उसको प्रोत्साहित न किया जा सके। साथ ही कई अन्य गतिविधियां भी दिल्ली में वायु गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए शुरू की गई हैं। जैसे यांत्रिक सफाई करने की कोशिश की जाएगी, सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाएगा, धूल निरोधक पदार्थों का प्रयोग लागू किया जाएगा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में ऐसा माना जाता है, अगर हम कल की बात करें तो 24 घंटे का जो औसतन AQI है यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स वायु गुणवत्ता सूचकांक है
वो बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया है। इसमें लगातार बदलाव होता रहता है, तो आप इसको एक स्टैंडर्ड मान के मत चलिएगा, लेकिन वो बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया है और इसके कारण दिल्ली में वायु गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए इस प्रकार के कदम उठाना ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के माध्यम से बेहद आवश्यक हो गया था। साथ ही आप जानते हैं कि दिल्ली में जो अक्टूबर नवंबर का महीना होता है, इस महीने में दिवाली का त्योहार भी पड़ता है और साथ ही ये वो महीना है जब दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों जैसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी स्तर पर पराली जलाई जाती है। पराली जलाया जाना और साथ ही दिल्ली के मौसम का धीरे धीरे ठंडा होना इस प्रकार की स्थिति को उत्पन्न करता है कि धरातल के स्तर पर ही वायु गुणवत्ता का स्तर बेहद ज्यादा खराब होना शुरू हो जाता है। जो प्रदूषण है, पराली के माध्यम से जो प्रदूषण उत्पन्न होता है, वो धरातल के निचले स्तर पर वायु ठंडी होने के कारण बना रहता है, जिससे दिल्ली में प्रदूषण बढ़ जाता है। तो उस तरह की स्थिति ना पैदा हो या उस तरह की स्थिति से किस प्रकार से निपटा जाए, उसी के लिए हमने एक अपना ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को तैयार किया है। साथ ही दिल्ली में एक अभियान की भी शुरुआत की गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री द्वारा ये शुरू किया गया है, जिसको हम रेड लाइट ऑन या गाड़ी ऑफ, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी दिल्ली में रेड लाइट ऑफ होगी सड़क पर, तब आप अपने वाहन को बंद कर दें, उसको ऑफ कर दें, जिससे हमें उत्सर्जन को कम करने यानी वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी। डीजल का भी, अगर आपका वाहन डीजल या पेट्रोल से चलता है तो उसकी भी आपको बचत करने में सहायता मिलेगी। दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी तक पटाखों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। तो दिल्ली सरकार ने कई प्रकार के कदम उठाए हैं जिनको हम ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के अंतर्गत एक चरणों के रूप में देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। एयर क्वालिटी इंडेक्स सफर एजेंसी के द्वारा जारी किया जाता है, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। सफर क्या है? सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, इसी के द्वारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया जाता है, जो दैनिक आधार पर जारी किया जाता है। और दैनिक आधार पर ये कुछ महत्वपूर्ण वायु प्रदूषकों का संख्यात्मक मापन करता है। कौन कौन से वायु प्रदूषकों का संख्यात्मक मापन करता है? इसके अंतर्गत 8 वायु प्रदूषकों को शामिल किया गया है। कौन कौन से वायु प्रदूषक हैं? जैसे पार्टिकुलेट मैटर के स्तर पर 2 पार्टिकुलेट मैटर है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10। इसके अलावा धरातलीय स्तर की ओजोन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड के अलावा लेड, अमोनिया, NH3, इन सब का ये मापन करने की कोशिश करता है। और इसी के अलावा जो 8वीं गैस है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये महत्वपूर्ण 8 प्रदूषक हैं जिनको वायु एयर क्वालिटी इंडेक्स के माध्यम से मापन किया जाता है। और इसी के आधार पर किसी क्षेत्र की वायु की गुणवत्ता को सेटिस्फैक्टरी, गुड या मॉडरेट या पुअर या वेरी पुअर या सीवियर के आधार पर मापन किया जाता है। तो दिल्ली का जो स्तर है वो वेरी पुअर इस लेवल पर पहुंच गया है। 300 से 400 का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उसकी जो रेंज है उसको बेहद खराब स्थिति में माना जाता है। और 400 से ऊपर की स्थिति, 400 से 500 के बीच की स्थिति जो है वो गंभीर स्थिति मानी जाती है एयर क्वालिटी की। और न केवल यहाँ पर इन 8 प्रदूषकों के आधार पर एक नंबर देने की कोशिश की जाती है, बल्कि अलग अलग प्रदूषकों के अलग अलग नंबर को भी यहाँ पर निर्धारित किया गया है कि कौन से नंबर अच्छे गुणवत्ता के अंतर्गत आएंगे, कौन से सेटिस्फैक्टरी के स्तर, संतोषजनक स्थिति में आएंगे, कौन से मध्यम स्थिति में आएंगे, कौन से खराब स्थिति में, बेहद खराब स्थिति में या गंभीर स्थिति में आएंगे। तो इसके आधार पर वायु गुणवत्ता का मापन दैनंदिन स्तर पर किया जाता है। अब जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान आया है, वो पहले अपने जो कदम उठाता था, जो अपने चरणों का इस्तेमाल करता था कि किस स्तर पर जाकर के किस प्रकार के कदम उठाना है, वो PM10 और PM2.5, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10 के आधार पर ही अपने निर्णय लेता था। लेकिन हाल ही में संशोधित किया गया है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को, और उसने कहा है कि वो एयर क्वालिटी इंडेक्स के संपूर्ण पैमाने के आधार पर ही अपने निर्णय लेगा। अभी हम इन सभी स्थितियों को जानेंगे, तो अब हम जान लेते हैं ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान वस्तुतः है क्या। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वर्ष 2016 में सर्वोच्च न्यायालय में प्रदूषण संबंधी उपाय प्रस्तुत किए गए थे, और इसी के बाद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा इसे लाया गया था, इसे विकसित किया गया था, जिसकी अधिसूचना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 12 जनवरी 2017 को अधिसूचित की गई थी।
तो आप कह सकते हैं कि वर्ष 2017 में ये स्थापित हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? वायु प्रदूषण को एक संरचनात्मक तरीके से संबोधित करना, वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान एक स्ट्रक्चर्ड वे में करने का प्रयास करना। कार्यान्वयन के लिए किसी जिम्मेदारी सौंपी गई कि जो ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान है इसको कार्यान्वित कौन करेगा? इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन आपको पता होगा कि दिल्ली में जो वायु प्रदूषण की समस्या है वो केवल दिल्ली की समस्या नहीं है, बल्कि उसका समाधान आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश या कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब की सरकारों के साथ भी मिलकर के करना पड़ेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए वायु प्रदूषण प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 में लाया गया और इस अधिनियम के माध्यम से एक आयोग की स्थापना हुई जिसको हम कहते हैं वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग। वर्ष 2021 में लाया गया ताकि अलग अलग राज्यों के बीच वायु गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए एक कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जा सके, एक समन्वय स्थापित किया जा सके। इस आयोग की भूमिका यह है कि दिल्ली, एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण से निपटने के प्रयासों का ये समन्वय करे, उसको कोऑर्डिनेट करे और वर्ष 2021 से यही ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को लागू भी करता है। 2021 से ही इसको ये जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। हाल ही में 5 अगस्त को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने जीआरएपी की एक संशोधित अनुसूची के लिए निर्देश जारी किए गए। यानी जीआरएपी का पहले जो मापन किया जाता था उसको उसके अलग अलग प्रावधानों को लागू किया जाता था, उसमें भी एक संशोधन किया गया। वो संशोधन क्या है? संशोधन यह है कि पहले केवल पीएम 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10 के कॉन्सेंट्रेशन के पर ही इसके ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के अलग अलग जो प्रावधान थे उनको लागू किया जाता था, लेकिन अब एयर क्वालिटी इंडेक्स पर आधारित प्रतिबंध लागू किए जाएंगे। यानी जो ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान होगा वो पूरा का पूरा एयर क्वालिटी इंडेक्स को ध्यान में रखेगा और उसी के आधार पर जो उसके अलग अलग प्रावधान है उनको लागू किया जाएगा। पीएम 2.5 और पीएम 10 क्या है आप जानते होंगे कि ये धूल के छोटे छोटे कण हैं। पीएम 2.5 का मतलब है कि धूल के इतने छोटे कण जो उनका जो आकार है वो 2.5 माइक्रोमीटर या उससे नीचे का होता है। पीएम 10 का मतलब है कि ऐसे छोटे छोटे कण जिनका आकार 10 माइक्रोमीटर या उससे कम का होता है, 10 माइक्रोमीटर के बराबर का होता है। और इनकी क्षमता ये है, ये इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि हमारे शरीर में हमारी नाक के जरिए और हमारे मुंह के जरिए अगर प्रवेश कर जाएं तो ये हमारे फेफड़ों में बैठ सकते हैं और समय के साथ हमें वायु श्वसन संबंधी बीमारियां हो सकती हैं, फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है। तो बेहद खतरनाक ये माने जाते हैं। तो ये हमने इसके सामान्य प्रावधानों को जान लिया। अब हम देखेंगे कि जो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है उसको एयर क्वालिटी इंडेक्स के माध्यम से जो चरण निर्धारित किए गए हैं वो चरण क्या है। जैसे अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 से 300 के बीच पहुंच जाता है तो उसको एक खराब स्थिति माना जाता है। तो इसके अंतर्गत किस प्रकार के कदम उठाए जाएंगे इसका उल्लेख कहां पर है? ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान में है। तो किस प्रकार के कदम होंगे? जैसे विशिष्ट स्थलों पर निर्माण और किसी प्रकार की ध्वंसात्मक स्थिति पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। जो तोड़फोड़ वाली स्थिति है या किसी मकान को या बिल्डिंग को जो गिराने वाली स्थिति है उस ध्वंसीकरण पर प्रतिबंध होंगे। इसी प्रकार से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जो ठोस अपशिष्ट है, ठोस अपशिष्ट निर्धारित स्थानों से ही एकत्रित किए जाएं और साथ ही नगर निगम के ठोस अपशिष्ट और बायोमास को जलाने पर भी भारी जुर्माना लगाया जाए। इसी तरह से सड़कों की नियमित तौर पर यांत्रिक सफाई और जल छिड़काव किया जाए ताकि सड़कों पर जो प्रदूषण की स्थिति है उस पर नियंत्रण लगाया जा सके। ताप विद्युत संयंत्र और साथ ही उद्योगों के लिए उत्सर्जन मानदंडों का अनुपालन किया जाए। निर्माण स्थलों पर एंटी स्मोक गन का प्रयोग किया जाए और इसी प्रकार से प्रदूषण के स्तर पर सोशल मीडिया अपडेट और उल्लंघनों की भी रिपोर्ट की जाए। यानी अगर किस जगह पर प्रदूषण हो रहा है, अगर उसकी रिपोर्टिंग को इस प्रकार से किया जाए कि सोशल मीडिया पर रिपोर्टिंग कर दी जाए और जिसके माध्यम से अपडेट प्राप्त हो कि कहां कहां पर वायु प्रदूषण मानकों का उल्लंघन हो रहा है, तो त्वरित गति से कदम उठाए जाने की संभावना बन जाती है। तो इसकी भी रिपोर्टिंग को बढ़ावा दिया जाता है चरण 1 के अंतर्गत। चरण 2 के कदम कब उठाए जाते हैं? जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 से 400 के बीच पहुंच जाता है, जो बहुत खराब स्थिति को प्रकट करता है। तो इस दौरान किस प्रकार के कदम उठाए जाएंगे चरण 2 में, जो कि हाल ही में दिल्ली में लागू किए गए हैं? प्रतिदिन मशीनों द्वारा सड़क की सफाई की जाएगी, साथ ही धूल निरोधक पदार्थों के साथ पानी का छिड़काव किया जाएगा।
दूसरा उपाय होगा भोजनालयों में कोयले और लकड़ी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। उसी प्रकार से जनरेटर के उपयोग को न्यूनतम करने के लिए निर्बाध रूप से यानी बिना किसी व्यवधान के विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। जनरेटर का उपयोग केवल विशिष्ट मामलों में ही करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। निजी परिवहन को कम करने के लिए पार्किंग शुल्क में वृद्धि की जाएगी। साथ ही अपशिष्ट को जलाने से बचाने के लिए सुरक्षा कर्मचारियों के लिए इलेक्ट्रिक हीटर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इस प्रकार के प्रावधान चरण 2 के अंतर्गत किए जाते हैं। चरण 3 कब आता है? जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 401 से 450 तक पहुंच जाता है, जो गंभीर स्थिति को प्रकट करता है, सीवियर स्थिति को प्रकट करता है। इस स्थिति में क्या कदम होंगे? व्यस्त समय से पहले यानी जब सड़कों पर भीड़ हो जाती है उस समय से पहले ही सड़कों की सफाई कर दी जाएगी, पानी का छिड़काव कर दिया जाएगा और उसकी आवृत्ति भी बढ़ा दी जाएगी, यानी बार बार पानी का छिड़काव किया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन के लिए यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए अलग अलग दरों के माध्यम से ऑफ पीक यात्रा को प्रोत्साहित किया जाएगा, यानी सभी लोग एक ही समय पर यात्रा न करें, इस चीज को प्रोत्साहित करने की कोशिश की जाएगी ताकि सड़कों पर एक साथ ज्यादा भीड़ जमे न हो। आवश्यक परियोजनाओं जैसे रेलवे, मेट्रो, अस्पताल को छोड़कर सभी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध होगा, यानी ऐसी परियोजनाएं जो रेलवे से संबंधित है या मेट्रो से संबंधित है या अस्पताल से संबंधित है उनको छोड़कर के सभी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा चरण 3 के अंतर्गत। इसी के अलावा प्लम्बिंग और विद्युत संबंधी कार्य जैसे गैर प्रदूषणकारी गतिविधियों को अनुमति प्रदान की जाएगी। अनुमोदित ईंधन का उपयोग न करने वाले उद्योगों को सप्ताह में 5 दिन तक परिचालन करने की अनुमति इसके अंतर्गत सामान्य तौर से दी जाएगी और BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। आप जानते हैं कि भारत लगातार जो भारत स्टेज 4 और 3 के पैमाने हैं, अगर इस तरह के वाहनों का प्रयोग करता है डीजल और पेट्रोल के स्तर पर तो उन पर भी इसके अंतर्गत प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसके चौथे चरण में किस प्रकार के कदम उठाए जाएंगे और चौथा चरण कब हमारे सामने आता है? जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 से ऊपर पहुंच जाता है, जो बेहद गंभीर स्थिति को प्रकट करता है, गंभीर प्लस गंभीर से भी ऊपर की स्थिति को प्रकट करता है। इस स्थिति में दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले ट्रकों को छोड़ करके सभी ट्रकों का प्रवेश रोक दिया जाएगा। इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर डीजल से चलने वाले मध्यम और भारी माल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। दिल्ली और सीमावर्ती NCR जिलों में 4 पहिया डीजल वाहनों पर प्रतिबंध होगा। निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर पूर्ण रोक होगी। सार्वजनिक और निजी कार्यालयों के लिए संभावित 50% कार्यबल क्षमता को ही बनाने का प्रयास किया जाएगा, यानी कार्यालय जो है वो 50% लोगों को ही एक समय पर अपने यहाँ पर बुलाएं, जिससे सड़कों पर भीड़ को कम किया जा सके और लोगों पर प्रदूषण के प्रभावों को भी कमतर किया जा सके, उसे कम किया जा सके, उसे भी मैनेज किया जा सके, प्रबंधित किया जा सके। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए घर से ही काम करने के संभावित आदेश आ सकते हैं, इस तरह के भी कदम उठाए जा सकते हैं। इसके अलावा अतिरिक्त आपातकालीन उपायों में स्कूल बंद किए जा सकते हैं और वाहनों के लिए जो ओड इवन फॉर्मूला है, जो सम विषम नियम है, वो भी लागू किया जा सकता है, यानी एक दिन पर ओड नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी और एक दिन पर केवल इवन नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी। तो इस प्रकार के उपाय उठाए जा सकते हैं। साथ ही नागरिकों की वायु गुणवत्ता के अंतर्गत किस प्रकार की भूमिका हो सकती है? नागरिक अपने वाहनों के इंजन को सही ढंग से ट्यून करने, टायर का सही दबाव सुनिश्चित करने और साथ ही प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र को लगातार अपडेट करने के लिए नागरिकों के सब काम करने चाहिए। अपने प्रदूषण प्रमाण पत्र को अपडेट करना चाहिए, अपने वाहन के इंजन सही ढंग से ट्यून हो, टायर का में दबाव सही हो, इससे भी प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। ड्राइवरों को लाल बत्ती पर अपने इंजन बंद कर देने चाहिए। सामान्य तौर से नागरिकों को ये काम करना चाहिए कि अगर लाल बत्ती जल रही है किसी भी सड़क पर तो अपने वाहन को वो बंद कर दें। खुले स्थानों पर अपशिष्ट या कूड़ा नहीं डालना चाहिए। इसके अलावा नागरिक 311 नंबर और ग्रीन दिल्ली और समीर जैसे ऐप्स के माध्यम से वायु प्रदूषण की गतिविधियों को रिपोर्ट कर सकते हैं। चरण 2, 3 और 4 के दौरान सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने या यथासंभव घर से काम करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जा सकता है। बच्चों, बुजुर्गों और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित व्यक्तियों सहित कमजोर समूहों को बाहरी गतिविधियों से बचने के साथ साथ घर के अंदर रहने की सलाह
इसके अंतर्गत दी जा सकती है और नागरिक ये कदम उठा सकते हैं, अपने स्तर पर भी उठा सकते हैं और विशेष रूप से योजना के चौथे चरण में इन उपायों को जरूर अपनाना चाहिए नागरिकों को। तो नागरिक अगर ये सारे उपाय अपनाते हैं तो इससे भी वायु गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद मिल सकती है। दिल्ली में एक 15 सूत्री कार्य योजना को भी लागू किया जाएगा ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के साथ साथ, जिसके अंतर्गत किस तरह की महत्वपूर्ण चीजें शामिल है, जैसे कृषि अवशेष यानी पराली प्रबंधन की भी समस्या का समाधान करने की बात आती है। धूल को नियंत्रित करने के उपायों को लागू किया जाएगा। वाहन उत्सर्जनों की निगरानी की जाएगी, उसमें कमी लाने का प्रयास किया जाएगा। कूड़े कचरे और अपशिष्ट को जलाने से निपटने की भी समस्या का समाधान होगा। इसके अलावा औद्योगिक प्रदूषण हॉट स्पॉट यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर सबसे अधिक प्रदूषण होता है, चाहे वो भीड़ भाड़ वाले इलाके हो या अन्य औद्योगिक इलाके हो जहां प्रदूषण का स्तर बहुत उच्च स्तर का रहता है, उन क्षेत्रों को प्रदूषण कम करने के अंतर्गत टारगेटेड किया जाएगा, यानी एक लक्षित अप्रोच अपनाई जाएगी। जिन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा प्रदूषण है वहां पर स्मोक टावर्स लगाए जाएंगे जो कि प्रदूषित हवा को खींचते हैं, उसे फिल्टर करते हैं और बड़े बड़े पंखों के माध्यम से स्वच्छ हवा को बाहर फेंकते हैं। इसके अलावा सार्वजनिक भागीदारी को भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा ताकि नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझें और वायु गुणवत्ता को बढ़ाने के अंतर्गत काम करें। पटाखा विनियम, जिस प्रकार से 1 जनवरी में दिल्ली में 1 जनवरी तक दिल्ली में पटाखों को एक तरह से बैन कर दिया गया है, उस तरह के कदम भी 15 सूत्रीय कार्य योजना के अंतर्गत आते हैं। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से वायु प्रदूषक वायु गुणवत्ता सूचकांक के अंतर्गत शामिल किया या किए जाता या जाते हैं या है? आपके ऑप्शंस हैं PM 2.5, अमोनिया, लेड या उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।